हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुपर गुरु क्लासेस। आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ भी हम बोलते हैं तो उसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अगर हम गलत उच्चारण करते हैं तो वह अशुद्ध होता है और जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो हम पे हंसने लगता है कि देखो क्या बोल रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्षेत्र के अनुसार से बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कहाँ जा रहे हो, ऐसे पूछा जाता तो कहता है स्कूल जा रहा हूँ, तो वह क्षेत्रीय दोष भी होता है और गलत उच्चारण करता है। जबकि स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हरियाणा में इसी प्रकार से बोला जाता है कि किससे जा रहे हो, तो स्कूटर से मैं जा रहा हूँ, स्कूटर से, तो उसमें सा के बाद जो है उसको पूरा उच्चारण करता है, जबकि स्कूटर होता है आधा सा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे दोष हैं। तीनों सा को लोग एक में ही बोल देते हैं। सरकार वही सा बोल दिए, शांति वही सा बोल दिए, षटकोण वही सा बोल दिए। तीनों सा एक से ही काम चला देते हैं, जबकि सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग है और उसका प्रभाव भी अलग अलग है। इसी प्रकार से संस्कृत में भी देखा जाता है और पहले उसमें सुना गया है कि एक गलत उच्चारण करने से असुर लोग हार गए और देव लोग जीत गए। इंद्र शत्रु की जगह पे वह उच्चारण स्थान कहाँ से होना चाहिए, कौन सा स्वर होना चाहिए, वह नहीं जान पाए, इस कारण से वह हार गए असुर लोग। तो इसीलिए हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले वर्णों का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे हम शॉर्टकट में समझेंगे। वर्ण सबको पता ही है, सबसे छोटी ध्वनि होता है, अक्षर होता है, उसको वर्ण कहते हैं। जिससे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसको वर्ण कहते हैं। सबको, ये तो छोटे बच्चों को भी जो है वो पता है। तो इसी प्रकार से जब हम लिखें वर्ण में देखिए सब वर्ण हम लिखे हुए हैं। कवर्ग से तात्पर्य है, मैं लिख देता हूँ, कवर्ग का मतलब है क ख ग घ ng। उसी प्रकार से अगला देखिए चवर्ग का मतलब है च छ ज झ य। टवर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण। तवर्ग त थ द ध न। पवर्ग प फ ब भ म। ये आप समझ गए होंगे कवर्ग किसे कहते हैं, चवर्ग किसे कहते हैं। अब इसका हम उच्चारण देखते हैं। उसके लिए सूत्र है संस्कृत में, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से अ लिख लिए हैं। कु मतलब हम देखे थे कवर्ग बोले थे, कु का मतलब कवर्ग, तो कवर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ ङ। उसके बाद ह और विसर्जनीय कहते हैं विसर्ग को। विसर्ग का चिन्ह मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, ये दो आपको बिंदी दिख रहा होगा, इसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्जनीय भी बोलते हैं। तो उसका उच्चारण स्थान क्या बताया, कंठ। देखिए हम बोलते हैं तो आप देखिए कि मुख के पास जब हवा निकल रहा है तो कंठ से उच्चारण होता है। तो आप छू करके भी देखिए कि आपका कंठ के पास हाथ लगाइए, तो घर्षण आप देखेंगे कि कंठ से उच्चारित हो रहा है। उसी प्रकार से बोलेंगे क ख ग घ, ये सब कहाँ से उच्चारित हो रहा है, कंठ से। हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कु मतलब का वर्ग, है विसर्जनीय, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यदि हम ये सूत्र याद कर लेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे। जैसे हम कोई भी शब्द पढ़ेंगे तो तुरंत हम झट्टा कोई पूछ दे कि ट का उच्चारण स्थान बताओ, तो हम तुरंत याद देंगे रीटू रसा नाम मूर्धन्या। टू मतलब टवर्ग होता है, तो हम तो जाएंगे कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। तो आप देखिए यहाँ से पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ जो है उच्चारण स्थान किसका किसका कराता है, अ का कराता है, कवर्ग में क ख ग घ ng का कराता है, ह का और विसर्ग का कराता है। उसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। उसका सूत्र है ईचू यसा नाम तालु। ई का मतलब ई, चू मतलब होता है चवर्ग, चवर्ग मतलब च छ ज झ य, और या और स यहाँ लिख लिए। ये जो लिखा हुआ है नाम, ये बहुवचन के लिए, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ये है। अकुह विसर्जनीय जो है उनका उच्चारण स्थान क्या, कंठ। इसीलिए षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप सब जगह दिया हुआ है।
तो ईचू यसा नाम तालु, ई चू मतलब चवर्ग, या और सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो देखिए हम बोलते हैं जैसे ई, च, छ, ज, तो आप देखिए कि दांत के ऊपर की तरफ हमारा जीभ वहाँ क्या है? टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। च, छ, ज, तो जहाँ पे आप जीभ देखिए टच कर रहा है या स्पर्श कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? तालु, मतलब दांत के ठीक ऊपर के तरफ जो मसूड़े हैं वहाँ पर। तो वहीं से हम उच्चारण करेंगे ये वाला श का भी। अब जैसे हम बोलेंगे च, छ, उसी प्रकार से शांति, शांति बोलेंगे। अब हम शांति बोल दिए दांत से, शांति, तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जहाँ च बोल रहे हैं, च, छ, वहीं से अब श बोलिए, तो वह जो होगा वो तालव्य सा होगा। इसके लिए इसको बोलते हैं तालव्य सा बोल देते हैं। कौन सा सा है? तालव्य सा, क्योंकि वह तालु से उच्चारण होता है इसलिए बोलते हैं तालव्य सा। तो ई चवर्ग में जहाँ च, छ, ज, झ, या बोलते हैं, या, और उसी जगह से हम तालव्य स का उच्चारण करेंगे। आप लोगों को क्लियर हो गया कि जहाँ से हम च बोलेंगे वहीं से हम ये वाला स बोलेंगे, उसको तालव्य स बोलते हैं, तालु से उच्चारित होता है इसलिए। आगे देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू का मतलब हो गया टवर्ग, टवर्ग में आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, न, र और स। यह षटकोण वाला स है, मनुष्य में जो स आता है उसको बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। उच्चारण में देखिए क्या लिखे? मूर्धा। तो देखिए पहले उच्चारण क्या करते हैं? री, ट, ठ, ड, तो जहाँ पे जीभ देखिए स्पर्श कर रहा है वह स्थान कहाँ जा रहा है? ट, ठ, ड, तो उससे ऊपर जैसे दांत से मसूड़े उससे थोड़ा सा ऊपर जब हमारा जीभ स्पर्श कर रहा है उस स्थान को हम लोग बोलते हैं मूर्धा। तो री जहाँ से हम ट, ठ, ड, ढ पढ़ेंगे उसी जगह से हम ये वाला श बोलेंगे, श, श, श। तो ये उच्चारण स्थान होता है, उसको कहाँ से होता है? मूर्धा से, इसीलिए इसको बोलते हैं मूर्धन्य शब्द, क्योंकि यह मूर्धा से उच्चारित होता है। जीभ हमारा जो है मूर्धा में जाके स्पर्श करता है। अब आगे चलते हैं। लिरितु लसा नाम दंत, लिरी तू मतलब हो गया तवर्ग, तवर्ग से तात्पर्य है तथा, दधन, ल और स। इसका उच्चारण कहाँ बोला? दांत। जैसे देखिए हम बोलते हैं सरकार, लकार, कुछ भी चीज़ बोलेंगे तो हमारा जो ये वर्ण है वो कहाँ टच कर रहा है? दांत में। ल, लाल, दांत में टच किया। सरकार, साथी, तो देखिए ये जो जीभ है हमारा वो दांत में स्पर्श कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या उच्चारण स्थान कहा गया? दांत। तो ये भी इसके लिए बोलते हैं दंत स, क्योंकि यह दांत से उच्चारण करते हैं। लि तवर्ग में ता, था, द, ध, न, देखिए दांत को जीभ छोड़ा, त, थ, द, ध, न, बिल्कुल देखिए कि जीभ जो हमारा वो दांत को स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं दंत स को दंत स। बाकी ये सब उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से होता है, इसीलिए इसको ऋतु लसानाम दंत है। जब तक ये सूत्र हम याद नहीं करते हैं तब तक हम भुलाते ही रहेंगे, स्पर्श भुला जाएंगे, कौन सा उच्चारण स्थान है भुला जाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 सूत्र हैं, इसको याद कर लीजिए। अब उच्चारण स्थान कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब प्रत्येक परीक्षा में यह 5 या 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ख़ास करके जो 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनमें उच्चारण स्थान 5 से 10 नंबर के बीच में आता है। 4-5 सवाल होता है, उसको 2-2 नंबर का होता है। 4 सवाल होगा तो 8 नंबर का, 5 होगा तो 10 नंबर का, 2-2 नंबर का होता है। तो ये बहुत ही अनिवार्य रूप से अपने जीवन में भी अपनाने के लिए, और जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी हम इसको हम अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ला सकते हैं अच्छे नंबर। अब आगे देखिए ऊ पवर्ग, इसका सूत्र है ऊपू पद्मनिया नाम ओष्ठव। ऊ मतलब ऊ, अब पवर्ग, पवर्ग में आ गया प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण क्या बोला? ओष्ठ। अब देखिए आप गौर कीजिए कि हम बोलते हैं प, फ, ब, भ, म। तो देखो बच्चों ये ओष्ठ हमारा जो ओष्ठ ही उच्चारित कर रहा है, ना तो इसमें जीभ काम कर रहा है, ना दांत काम कर रहा है, ना मूर्धा
केवल ओष्ठ ही उच्चारित कर रहा है, प फ ब दोनों केवल ओष्ठ देखिए इस तरह से उच्चारित कर रहा है, तो इसीलिए उसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, ओष्ठ। तो पवर्ग ऊ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, ओष्ठ। और ऊ का तात्पर्य तो ऊ ले लिए, ऊ मतलब पवर्ग, और इसी में एक और शब्द है उपधमानीय। उपधमानीय वेदों में पाया जाता है, इस तरह से रहता है उच्चारण स्थान, वेदों में देखा जाता है, उसको बोलते हैं उपधमानीय। उसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ से किया जाता है। वह वैदिक शब्द है, वैदिक अक्षर है, लोक में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। आगे देखिए, ए देतव कंठ तालु, ए एतव, ये द और जो त लगा हुआ है ये सिर्फ उसी वर्ण को बताने के लिए द और त लगा हुआ है। इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र लगा है कि वर्तमान में जो शब्द हैं उसी के लिए द लगाया है। तो यहाँ देखिए ए और ऐ दो शब्द है, उनका उच्चारण क्या बताया, तालु, कंठ और तालु। तब जैसे उच्चारण कीजिए ए ऐ, तो जहाँ ये तालु था ऊपर में, जहाँ से हम तालु का उच्चारण करते थे ई चा, वहाँ पे भी जीभ जा रहा है, और क्या बोला, कंठ, कंठ से भी निकला ए ऐ, जीभ पहुँच रहा है तालु के पास, और उच्चारण जो श्वास जो है वो यहाँ से कंठ से उच्चारित हो रहा है। इसको इसलिए बोला गया कंठ प्लस तालु, मतलब कंठ और तालु दोनों मिल करके ए और ए का उच्चारण करते हैं। यहाँ जो एक सूत्र है पाणिनि का तपरस तत्कालस से, जो त और ये द है उसका जो तत्काल अपने वर्ण का ग्राहक कराता है, इसीलिए उसको द त लगा हुआ है। ए से तात्पर्य यहाँ द देने का मतलब है, ए का मतलब सिर्फ ए, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, और द उसी के लिए बताने के लिए बताया। फिर ऐ का मतलब ये ऐ है, उसके बाद फिर द त जो संधि होने के कारण से हुआ है। तो तपर जो जहाँ त लगा दिया जाता है उसका मतलब होता है सिर्फ उसी वर्ण का ग्राहक होता है, उसी वर्ण को इंगित करता है। एक चीज़ और समझने वाली बात है, जिसमें यहाँ पे हम पहला किए थे कुह विसर्जनम कंता, अ का मतलब यहाँ था आ से आ का भी ग्रहण करा रहता है, वर्ण है अपने सवर्ण का भी ग्राहक कराता है, ह्रस्व है तो अपने दीर्घ और प्लुत का भी ग्राहक कराता है। इसीलिए यहाँ पे आ से आ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। यहाँ पे द इसलिए दिया हुआ है, ता दिया हुआ है कि ए से हम ए का ग्रहण ना कर लें, जैसे जिस प्रकार से आ से हम आ का ग्रहण कर रहे थे उसी प्रकार से ए कहने से ए का ग्रहण हो जाता। इसीलिए तपर लगा दिया, द लगा दिया कि सिर्फ ये लगाने की वजह से सिर्फ इसी वर्ण का ग्राहक होगा। और फिर ए तो पढ़ा है, फिर द लगा दिया, इसका मतलब ए का मतलब सिर्फ ए उसी अक्षर का ज्ञात कराता है, इसीलिए द और त लगा दिया जाता है। तो जैसे ए देता हूँ कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण क्या है, कंठ प्लस तालु। अब आगे देखिए, ओ दोताओ कंठोष्ठौ, यहाँ पे भी सेम उसी द और त लगा हुआ है, इसका मतलब ओ और औ, ओ और औ में द और त लगा हुआ है, मतलब दोनों एक ही समान है, तो ये भी अपने तत्काल का ग्रहण कराएगा। तो ओ और औ इन दोनों का उच्चारण क्या हुआ, कंठोष्ठौ, कंठ प्लस ओष्ठ। पहले था कंठ प्लस तालु और दूसरे में जो था ओ और औ का उच्चारण क्या, कंठ प्लस ओष्ठ। जैसे हम बोल करके दिखाएंगे ओ औ, तो देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कंठ हो गया, ओ हवा वहीं से निकल रहा है, और फिर क्या हुआ, उसके बाद ओष्ठ को छू रहा है, ओ औ। तो देखिए आप ओष्ठ किस प्रकार से घूम रहा है हमारा, ओ औ। तो ओठ का भी प्रक्रिया आप देखें कि गोल तरह से बनता जा रहा है और कंठ से हमारा आवाज निकल रहा है। तो उसके उच्चारण स्थान क्या बोलेंगे, ओ दोताओ कंठ ओष्ठौ, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों मिल करके ओ और औ का उच्चारण करते हैं। लास्ट है व का सूत्र है वकारो दंतोष्ठम, साफ दिख रहा है, व का उच्चारण स्थान क्या, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, व हम बोल के देखिए, व का उच्चारण स्थान क्या हुआ, दंत, क्योंकि व हल्का सा देखिए दांत के पास जीभ स्पर्श कर रहा है, और फिर ओष्ठ हमारा काम कर रहा है, ओष्ठ का मतलब होंठ, व तो ये दोनों मिल करके उच्चारित कर रहे हैं। तो इसीलिए वकार का उच्चारण क्या हुआ, दंत प्लस ओष्ठ। आप बच्चे एक बार देख लीजिए कि इन उच्चारण स्थान में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक ये हम याद कर लें। जब हम ये याद कर लेंगे तो हमें कोई भी वर्ण का उच्चारण करने में, बोलने में
या कहीं पे भी लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इन सूत्रों को हम याद कर लें, संस्कृत के सूत्रों को हम उच्चारण स्थान अपने आप बोल सकते हैं। जैसे मेरे से कोई अचानक से पूछ देगा कि आप बताइए कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम तो बोलेंगे ऋतु रसा नाम मूर्धा, अरे मूर्धा से उच्चारण होता है। कोई बोल देगा प का बताइए, तो हमें सूत्र याद है उपू पधमानम ओष्ठा, प का मतलब ओष्ठ। इसी प्रकार से हम कुछ भी, जब हम ये ज़्यादा याद हो जाएगा हमें सूत्र को, तो हम ऐसे बोल करके तुरंत कर लेंगे, उच्चारित करके बोल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे ल, तो देखिए जीभ कहाँ जा रहा है, दांत के ऊपर, तो हम तो समझ जाएंगे कि यह उच्चारण स्थान जो है वो दंत से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोग ये देख ही लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप याद कर लीजिए इन सूत्रों को। धन्यवाद।